हेलो दोस्तों, मैं अनिल कृष्णा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है G7। आइए देखते हैं G7 क्यों चर्चा में था। ये इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलिना। ये जो प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठी हुई हैं। आइए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। ये जो है 5वां G7 शिखर सम्मेलन था। आखिर क्यों खास है ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन। आइए देखते हैं इसके बारे में। आखिर ये चर्चा में क्यों था। G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। क्या है जी शिखर सम्मेलन। G7 को भारत की आवश्यकता क्यों है, क्यों भारत को बुलाया गया। जब भी भारत इसका सदस्य नहीं है तब भी इसको बुलाया गया। क्या G7 के पास कोई शक्ति है। G7 शिखर सम्मेलन के सामने प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। आइए देखते हैं आगे। आखिर ये चर्चा में क्यों था। हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन के धनी G7 के धनी देशों के नेता 50वें G7 शिखर सम्मेलन में दक्षिणी इटली में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में मेजबान देश इटली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गैर G7 शासनाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया। G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। यह समूह वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है। इसकी बैठक जो होती है प्रतिवर्ष की जाती है। G7 के सदस्य देशों में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इन सभी समूहों को क्या कहा जाता है G7। जबकि देखेंगे कि यहाँ पे भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, तब भी उसे बैठक में बुलाया गया। और आगे देखते हैं कि बता दें कि रूस वर्ष 1998 में इसमें शामिल हुआ था, जिससे इसका नाम क्या हो गया था G7 से बदलकर क्या हो गया था G8 बन गया था। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इससे बाहर कर दिया गया। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। G7 शिखर सम्मेलन के सामने प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करने के लिए समाधान ढूंढना। हमास इजराइल संघर्ष समाधान, युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करना, खाद्य सुरक्षा प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना और समन्वय स्थापित करना, COP29 के लिए आधार तैयार करना और बहुपक्षीय संस्थाओं को सभी के लिए काम करने के लायक बनाना। ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। आइए जानते हैं कि G7 के पास कोई शक्ति भी है। यह कानून पारित नहीं कर सकता। अगर ये G7 कोई कानून बनाना चाहे, अगर चाहे कि हम कोई कानून बनाए जो सभी देश फॉलो करे या G7 के जो सदस्य हैं वो फॉलो करे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति नहीं है। हालांकि इसके कुछ पिछले निर्णयों को वैश्विक प्रभाव पड़ा है,
उदाहरण के लिए G7 ने वर्ष 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने क्या किया था? मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना की थी। इसने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम भी उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत जब इसका सदस्य नहीं है तो इसे G7 में बुलाया क्यों जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि G7 को भारत की आखिर आवश्यकता क्या है। G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए कई बहुपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। G7 के लिए भारत के साथ जुड़ना कई कारणों से जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है G7 के तीन सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है G7 की जो तीन देश हैं फ्रांस, इटली और कनाडा, इनसे भी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। इस वजह से इसको बुलाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अगर देखें, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और देखते हैं कि भारत क्यों महत्वपूर्ण है। G7 देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ आधिकारिक जुड़ाव के लिए अपनी नीतियां तैयार कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के हिंद महासागर घटक में चीन को रोकने के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुए यूरोपीय ऊर्जा संगठन को हल करने के लिए भारत अप्रत्याशित रूप से एक पारगमन देश बन गया है। भारत दुनिया के कुछ देशों में से एक है जिसके रूस और पश्चिम देश दोनों से संबंध के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। इस वजह से भारत को शामिल किया जाता है। तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन यह है कि G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राज्यीय सरकारी संगठन है जिसका गठन 1976 में हुआ था। दूसरा है, यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। देख